जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। और साथियों, ये भी आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और साथ में एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, हर डेली करंट अफेयर में लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि मैं उनके कमेंट जो है आज से स्क्रीनशॉट में शो करने वाला हूँ। मतलब कि मैं देखूंगा कि कौन बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ बेहतर तरीके से करंट अफेयर को पढ़ रहा है और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना हम सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को कि पीएचई डिपार्टमेंट में 100 सब इंजीनियर की पोस्ट के लिए वित्त विभाग के पास से जो है मंजूरी मिली है। तो वो भी तैयार हो जाएं। जीके जीएस वाला जो पोर्शन होगा उसके लिए खास तौर से आप जो है अपने करंट अफेयर के माध्यम से अपनी समझ को विकसित करें। क्लियर है? चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हर सत्र प्रारंभ करने से पहले हम एक महान व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं, एक महान भारत देश के नागरिक की बात करते हैं, जिससे इनकी भावनाओं को अपने दिल में संजोकर हम अपने उद्देश्य के प्रति अग्रसर हों। तो आइए साथियों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब उनकी बातों में चर्चा करेंगे। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, भगवान तक जरूर जाता है। समझ रहे हैं उनकी बातें? अगर आपका दृढ़ संकल्प, आपका उद्देश्य, आपका टारगेट, आपका एम चाहे जैसा भी हो, चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आप अपना अच्छा ही सोचते हैं तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आप बुरे तरफ जा सकते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। तो उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी भी यही संबोधित कर रहे हैं कि अगर आपका उद्देश्य, आपकी बातें, आपका निर्णय अगर सही है तो आप सत्यता की ओर आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो लास्ट कल 26 जून का जो क्वेश्चन था कि विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का स्थान 116वां था। फिरदौस ने आंसर दिया है और रजनी ने थैंक यू कहा है। तो फिरदौस को मैं कहना चाहूँगा थैंक यू फिरदौस, आपकी कंसिस्टेंसी के लिए। और इसी प्रकार से अपनी कंसिस्टेंसी बनाएं और जो भी आंसर देगा मैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर रखूंगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। तो शिल्प कला के क्षेत्र में, हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो आप हमारे भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य, केंद्र शासित राज्य बोलता हूं मैं आपको। मैं बोलना चाह रहा था कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, उसको क्या बनाया गया है, आपका शिल्प शहर के रूप में इसको बताया गया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर को क्या कहा जाएगा आपसे, आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के मतलब घोषित किया गया है, दर्जा दिया गया है। हस्तशिल्प, हथकरघा यहाँ देखने को काफी कुशल यहाँ के कारीगर हैं और यह मान्यता श्रीनगर के हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योग के विकास को, स्थिरता को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर की प्रमुख मूर्ति कला की बात करें हम तो पेपर मासी शिल्प है वहाँ, है ना। नमदा शिल्प कला, ये नमदा शिल्प कला का आपको फोटो दिख रहा है। पाशमीना शॉल कालीन, ये जो है आपका पाशमीना शॉल जो है यहाँ का काफ़ी फेमस है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम अगली ओर। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल अगर की बात करें तो ये क्या है, तो 2014 में स्टार्ट हुआ था और सभी को ये मान्यता देता है और कुवैत में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एनटीए परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इसरो के पूर्व जो मतलब हेड रहे हैं, क्या नाम है उनका, तो
के राधा कृष्णन जी को जो है इसका अध्यक्ष बनाया है। इन्होंने इससे पहले भी काफ़ी राधा कृष्णन समिति की भी अध्यक्षता की है। और मैंने कल के करंट अफेयर में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से धांधली चल रही है, उन सभी सारी चीज़ों की रोकथाम के लिए ये समिति बनाई गई है। क्लियर? चलें आगे बढ़ें। चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, लेकिन उससे पहले इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। परीक्षाओं में गड़बड़ी, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम बनाई है। अध्यक्ष के राधा कृष्णन है इसके, ठीक है। जिसमें क्या करेंगे, ये समिति क्या करेगी, तो संरचना, कार्य प्रणाली, परीक्षा की प्रक्रिया, पारदर्शिता, स्थानांतरण, डेटा का सुरक्षा का प्रोटोकॉल, ये सब सारी गतिविधियों को क्या करेंगे, आपका इसके बारे में नियम बनाएंगे और इसकी जांच भी करेंगे। क्लियर है? चलें आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये रहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत की नवरत्न कंपनी है, इसके बने हैं अध्यक्ष, क्या नाम है इनका, तो मनोज जैन। क्या नाम है? मनोज जैन। मनोज जैन जी को जो है इसके अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। क्लियर? चलो, तो ये आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। और मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। किसकी जगह में बनाया गया, तो MV गौतम की जगह में। तो ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। भारत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका बेंगलोर में है, ये याद रख लीजिएगा। मुख्यालय से प्रश्न पूछा जाता है। इसकी ये कौन सी कंपनी है, तो नवरत्न कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। स्थापना 1984 में इसकी हुई थी। क्लियर? आगे बढ़ते आइए। अगला है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, मतलब FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि है क्या, ये है क्या, तो फास्ट ट्रैक, जो कार में हाईवे में सफ़र किए होंगे जानते होंगे कि फास्ट ट्रैक को रिचार्ज कराना होता है। देन उसके बाद कोई से भी टोल प्लाजा से वो स्कैन करके जो है क्या करता है, आगे कर देता है गाड़ी को। तो वैसे ही भारत में जो OCI है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियाज, और जो भारत के मतलब पासपोर्ट धारक जितने भी नागरिक हैं जो बाहर आना जाना करते हैं, उनके लिए आसान इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिससे कि उसके माध्यम से मतलब कार्ड बनेगा और कार्ड के माध्यम से वो आवागमन अपना आसान तरीके से सुचारू रूप से कर सकते हैं। ज़्यादा कागजात के चेकिंग वेकिंग में जो है उसको समय बचेगा उनका। क्लियर है? तो कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो मैं बता दूं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर? चलो, यहाँ पर डिटेलिंग दी हुई है सारी, देख सकते हैं आप कि पता चल गया होगा कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। क्लियर? तो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में फास्टैग इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम मतलब FTI TTP का शुभारंभ किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो, ऑनलाइन रहेगा, ज़्यादा इसमें लोगों को समय नहीं लगेगा। वहाँ मतलब कोई से भी एयरपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ इनका रजिस्ट्रेशन हो जाना है, रजिस्ट्रेशन होकर वो आपको प्रॉपर कार्ड दे देंगे, तो स्कैनिंग के माध्यम से वो सब सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से कौन है, किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भूमि नायक के रूप में नामित किया है। तो मैं पहले इनका नाम बता देता हूं आपको। इनका नाम जो है काफ़ी फेमस हो गए हैं ये। क्या नाम है इनका, तो सिद्धेश साकोरे। सिद्धेश साकोरे जो है वो कृषि के क्षेत्र में, इनका नाम किसके लिए दिया गया है, तो इनका नाम भूमि नायक बोला गया है कि क्या है ये, लैंड हीरो है ना। तो ये मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, तो कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकली पर्पस से चीज़ों को बनाना, टेक्नोलॉजिकल करना सारी चीज़ों को, और साथ ही साथ जो मृदा की जो उर्वरकता है उस पे किस प्रकार से जो है आपका उन्नति लाया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ों को ये व्यक्ति जिनका नाम है सिद्धेश साकोरे, उन्होंने काफ़ी पहल की है। गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में मिल जाएंगे ये। तो सोचिए कि मेहनत ऐसा करिए कि लोग आपको गूगल में सर्च करने लगे और इनकी फ़ोटो आपको गूगल में मिल जाएगी। काफ़ी जो है इन्होंने अपना योगदान दिया है। यूट्यूब चैनल में भी शायद ये है जिनको एग्रो आपका रेंजर्स के जो है रूप में जाना जाता है, एग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं, है ना। क्लियर? आगे बढ़ें। चलो, अगला प्रश्न है, किस राज्य में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में घोषित कर दिया गया है। रामसर स्थल, अब इन दोनों से जो है कितने हो जाएंगे मालूम है, तो रामसर स्थल के बारे में जानते हो,
रामसर मतलब कि आपका आर्द्रभूमि क्षेत्र है ना। रामसर में दरअसल ईरान के रामसर नाम की जगह पे 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए पहल की गई थी और आज तक के जो है आर्द्रभूमि को संरक्षित किया जाता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर पशु पक्षियों को रहने के लिए बेहतर आवास और वैसा आवरण मिल जाए, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो राम आपका वेटलैंड भूमि या आपका आर्द्रभूमि क्षेत्र कहा जाता है। तो ये भारत में कहाँ है, तो भारत में मैंने बताया आपको कि टोटल 80 नहीं बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ, 82 जो है रामसर स्थल हो गए हैं, साइट्स हो गए हैं, जो कि कहाँ है, ये दो भारत में तो 82 है, तो 82 को पूरा याद करते रहोगे क्या, लेकिन करंट न्यूज में क्या है, तो आपका नागी और नकटी, नागी नकटी दोनों एन एन से है, तो याद रख सकते हो नागी नकटी, ठीक है। और दूसरा बना सकते हो निमोनिक टेक्निक्स, तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, बहुत सारे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। बेगी और आपका अगर कहेंगे तो बिहार में आप टोटल 3 रामसर स्थल हो जाएंगे, नागी और नकटी, और साथ ही साथ बेगूसराय में कंवर झील, ये भी इसको भी क्या करा गया था, आपका बनाया गया था। क्या बनाया गया था, तो रामसर स्थल। क्लियर है साथियों, इतना आप लोगों को याद रखना। और जैसे कि मैंने बताया कि बढ़कर कितने हो गए हैं, 82 रामसर स्थल। रामसर स्थल मैंने बता दी है, मतलब रामसर स्थल के बारे में तो सारी चीज़ें बता दी आपको कि 1971 में इसका कन्वेंशन हुआ था। देन उसके बाद वेटलैंड के बारे में बताया। तो पीडीएफ जब आप लोगों को मिल जाएगा ना, तो इस पीडीएफ के माध्यम से आप और तरीके से अपने कंटेंट, मैं हर बार यही बोलता हूँ, कल वाले वीडियो में ज़रूर नहीं बोला हूँगा, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपना प्लान रोज़ रेडी करो। एनी हाउ आपको रोज प्लान करना है। अगर आप रोज प्लान करेंगे रात के और दूसरे दिन उस प्लान के लिए पूरा एफर्ट लगाएंगे, तो आपको जीतने से किसी का कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बाकी बात याद नहीं रखना। तो बस यही बोलना चाहूंगा मैं कि इतना आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। क्लियर। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान चालू किया है, तो मैं पहले बता दूं कि भारत के आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो कौन है, जेपी नड्डा। तो इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। भारत में दस्त से बहुत सारी मृत्यु होती है, डेथ्स होते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए, रोकथाम के लिए लोगों को अवेयर करना, और बच्चों को जो है वो ओआरएस घोल और जिंक के पैकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि किसके द्वारा लाया गया है दस्त रोको अभियान 2024, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लाया गया है। क्लियर है, चले आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न, जैसे कि मैंने बताया ओआरएस पैकेट और जिंक वितरित किया जा रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जेपी नड्डा। इनका एक और न्यूज आया भाई, वो भी देखना। अभी राज्यसभा के जो है, अभी बताऊंगा थोड़ी ना, आगे में बताऊंगा। क्लियर। हाल ही में खबरों में रहा, हाल ही में खबरों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक, खालूबार, खालूबार याद रखना है। ठीक है, मैं बार बार इधर इसलिए देखता हूँ क्योंकि स्क्रीन चेक करते रहता हूँ, सारी चीजें ठीक से चल रही कि नहीं चल रही। क्लियर। चलो, तो हाल ही में खबरों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कारगिल युद्ध में 1999 में यहाँ जो है बंकर के गिरने से बटालियन के लोग जो है आपका शहीद हो गए थे, उस वजह से तो यहाँ पर बनाया गया है आपका खालूबार युद्ध स्मारक। ये दिखाई दे रहा है, जो कि कहाँ है, लद्दाख में। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि 26 जुलाई को क्या मनाया जाएगा, कारगिल विजय दिवस। 25वीं वर्षगांठ होगी कारगिल मतलब आपका विजय दिवस की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, आधिकारिक, ये आप लोगों को जो मैं बता रहा था, 11वीं गोरखा राइफल में पहली बटालियन के एक अधिकारी, वे कारगिल के क्या थे, गरकोन आर्यन घाटी के गांव में खालूबार पहाड़ियों में बंकर हिल किनारे पर लड़ाई में मारे गए थे। तो इसकी वजह से जो है क्या हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किन्हें राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि जेपी नड्डा, जेपी नड्डा जी को सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
आइए डिटेलिंग्स देख लेते हैं। डिटेलिंग्स आपके स्क्रीन में रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, राज्यसभा सदन के नेता होंगे। इनके अलावा 11 अन्य सदस्यों को भी जो है क्या बनाया गया है, मतलब आपका केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह मिली है। और अगर हम बात करें कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के कौन है, अध्यक्ष है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनको आप सभी जानते हैं, बेंगलुरु की तरफ से खेलती है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मतलब जो महिलाओं का आईपीएल होता है, इनका नाम है स्मृति मंधाना। और स्मृति मंधाना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कंसिस्टेंट शतक लगाकर भारत की पहली महिला बन गई है जो कि कंसिस्टेंट मतलब कि लगातार शतक लगाई हैं। स्मृति मंधाना ने 19 जून को बेंगलुरु में क्या है आपका एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 शतक लगाया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आज का जो हमारा कंटेंट है स्टैटिक पोर्शन है। हमारा स्टैटिक पोर्शन ये जो है याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है और ये याद होना जरूरी है। हमारे भारत की पॉलिटिकल बॉडी भारत का संचालन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो संसद कहते हैं। वैसे ही भारत की पॉलिटिकल बॉडीज क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। रूस को क्या कहा जाता है, तो ड्यूमा। स्पेन के पॉलिटिकल बॉडीज को क्या कहा जाता है, तो कोर्टस। ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ठीक है। जर्मनी में बुंड्स अटेग, मंगोलिया में खुरल, ईरान में मजलिस, इजराइल में नेसेट, जापान में डायट और मालदीव में मजलिस कहा जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का सत्र का आखिरी पड़ाव वो है आपका, जैसे कि मैंने इसका आंसर आप लोगों को बता दिया था। आंसर आप लोगों को सही है, फिरदौस ने सही आंसर दिया था। आज का प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में आई फायर ड्रैगन A480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। कल के अपडेट में मैंने इसको बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया भी था और बताया भी था। तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्लियर है साथियों। तो हमारा सत्र यहाँ समाप्त होता है। हमारे से अगर आप रोज अपडेट चाहते हैं करंट अफेयर्स का, तो हमारे यूट्यूब चैनल में तो मैं आ ही रहा हूँ, साथ ही साथ टेलीग्राम में भी अपडेट मिल रहा है और इंस्टाग्राम में भी आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।